अंदर चली जाए। सबका इच्छा शक्ति रहती है कि दर्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। पहली बात, स्पाइन डिसऑर्डर क्यों होते हैं उस बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। किसी के कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बीच बीच में पूछ लेना मेरे को। स्पाइन डिसऑर्डर की जो शुरुआत है वो बेसिकली, पहले हम आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद आहार आहार के वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को 2 बार 3 बार 4 बार खाना खाने की आदत रहती है और उसके वजह से आमजन्य कटिशु कुछ लोगों में, धातु शैथिल्यवाद हमेशा कष्ट करते हैं। बहुत बार ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग खेती फार्मिंग का काम करते हैं और अलग अलग तरीकों का उठना बैठना सोना गलत तरीके से पोस्चर में काम करते हैं, उसके वजह से कटिशूल चालू होता है और धातु शैजन्यवात होता है। आप देखना चाहोगे तो पेशेंट को हम लोग पूछते हैं कि अ, आपको पैर दबाने के बाद और कमर दबाने के बाद अच्छा लगता है तो वो धातु क्षय हो गया, और कमर दबाने के बाद दर्द चालू होता है तो वो आमजन्य हो गया। उसके साथ तीसरा प्रकार जो है वो मेंटली फिट न रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा बार बार दिमाग में अलग अलग चीजों का टेंशन रहना, हमेशा दिमाग में अलग अलग, मन प्रसन्न न रहना, और उसमें आप जो काम कर रहे हैं मन प्रसन्न न रहने के वजह से बहुत बार स्ट्रेस के अंडर काम करना, स्ट्रेस के अंडर रहना हमेशा, उसके वजह से मन्याशूल कटिशूल के पेशेंट बहुत बार दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से और हम लोग आगे जाके थोड़ा सा और सुपर स्पेशलाइज नॉलेज की तरफ जाएंगे तो अर्गन इम्बैलेंस होना, लीवर किडनी स्प्लीन पैंक्रियास, बहुत बार लीवर और राइट किडनी इज related to cervical spine or lumbar spine on the right side। वैसे लेफ्ट किडनी स्प्लीन, लेफ्ट साइड का सर्वाइकल पेन बहुत बार होता है बिकॉज ऑफ लिगामेंट टाइटन हो जाते हैं इन द पैनक्रियास, डिओडिनम और स्प्लीन में। ये हो गया विसरल मिसअलाइनमेंट। उसके बाद स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, बहुत बार आप लोगों ने थोड़ा सा, मैं एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क आपको दिखाता हूँ नॉर्मल क्या रहता है तो ध्यान में जल्दी आ जाएगा। दिस इज द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। मेरा पीपीटी शो नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ अभी। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है उसके बीच में न्यूक्लियस पल्पस रहता है। न्यूक्लियस पल्पस के बाजू में एनिलस फाइबर रहता है। न्यूक्लियस पल्पस जो है, विद इन सेकंड, 1 सेकंड में पेशेंट ने 3 से 4 मूवमेंट एक साथ किए तो गादी बाहर आती है। गादी बाहर आती है मतलब है, देखो, न्यूक्लियस पल्पस फट जाता है और एनिलस फाइबर से बाहर आता है। दिस इज द ग्रेड 1। दिस इज द ग्रेड 2 जिसमें न्यूक्लियस पल्पस और बाहर बाहर आया हुआ है। ग्रेड 3 में न्यूक्लियस पल्पस डिश में से बाहर आता है। ग्रेड 4 कंडीशन में दोनों डिश में का अंतर कम होता है और बाहर आ जाता है। दिस इज द ग्रेड 4। और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं अभी उसके बारे में हम डिसाइड करने करेंगे। ग्रेड 1 जो है उसमें सिर्फ पेशेंट को पेन रहता है, 2-3 महीना पेशेंट का पेन रहता है और अपने आप सबसाइड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पल्पस जो है वो एनुलस फाइबर जो है वो न्यूक्लियस पल्पस को स्क्वीज करके लेता है। उसमें ट्रीटमेंट की कुछ जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्नेल स्वेदन करोगे तो भी वो ठीक हो जाता है। ग्रेड 1 डिस बल्ज के केसेस। ग्रेड 2 जहाँ पे डिस एनुलस फाइबर के पूरे बाहर तक आई है, ना पूरी बाहर पड़ी है। यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम रहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद आधा से 1 घंटा मेरे को कमर और गर्दन का भाग जहां से डिस्क बाहर आई है वो भाग कड़क हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? यस। मेरे को
सबके वीडियो ऑन करिए, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि आपको समझ रहे हो। एवरीबडी वीडियोस ऑन करिए आपके सबके। नहीं तो मेरे को लगेगा मैं अकेला बात कर रहा हूँ और आप सब सो गए। सेकंड ग्रेड में एनुलस फाइबर जो है वो बाहर आता है अप टू, एनुलस फाइबर से डिस न्यूक्लियस पल्पस बाहर आता है। और उस कंडीशन में पेशेंट को स्पाजम रहता है। सुबह उठने के बाद आधा से 1 घंटा पेशेंट कमर कटी ग्रह ये सिम्टम लेके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के बाद मेरे को, कुछ पेशेंट को 10 मिनट के बाद अच्छा लगता है, कुछ पेशेंट को आधा घंटे के बाद अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ डिस्क कहाँ से बाहर आई है। मतलब सेंटेरो पोस्टेरियरी, सेंटेरो मेडियरी और सेंटेरो लैटरली। सेंटेरो लैटरली आई है, पेशेंट को 1.5 से 2 घंटा लगता है स्पाजम कम होने के लिए। सेंटेरो मेडियली आई है तो आधा घंटा में पेशेंट को अच्छा लगता है मूवमेंट करने के बाद। ग्रेड 3 में पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, डिस एनुलस फाइबर से बाहर पड़ के पूरी बाहर आती है, नवरुत को पिंच होता है। आपको दिखाई दे रहा है सबको? नवरुत को पिंच होते हैं, नवरुत पिंच होने के वजह से वहां पे टिंगलिंग रहती है। उसके बाद और डिस बाहर आ गई तो उस पेशेंट में आपको नमनेस मिलेगा, बाधिर्य। एक ध्यान में रखना, जिसको शूल है, एक्यूट कंडीशन है, पेशेंट सिर्फ स्नेहन स्वेदन करके ठीक होता है या कुछ थोड़े फॉर एक्सरसाइज करके। ग्रेड 2 में आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है आपकी, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 में सिर्फ नमनेस रहता है, बधिरता रहती है, ना शूल रहता है, ना चिमचिमायन रहता है, एक ध्यान में रखना। और जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आपकी ट्रीटमेंट चालू की और मेरे को टिंगलिंग चालू हो गया। दिस इज द नॉर्मल सिम्टम्स, एक ध्यान में रखना। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना बहुत बार, नहीं तो आपको लगेगा कि यार पेशेंट ऐसे क्या बोल रहा है, अपनी ट्रीटमेंट सही चल रही है और गलत चल रही है। उसके बाद पेशेंट को फुट ड्रॉप होता है ग्रेड 5 में। ग्रेड 5 जो है उसमें पेशेंट को फुट ड्रॉप दिखाई देता है। पेशेंट का सब, जो भी पेशेंट है उसमें आपको फुट ड्रॉप दिखाई देगा। और ग्रेड 6 में यूरिन कंट्रोल चला जाता है, और पेशाब और मोशन का कंट्रोल जो है, स्टूल का कंट्रोल चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम यूरिन कंट्रोल से पहले वाले केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। यूरिन कंट्रोल दो तरीके का होता है, एक एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया है बड़ा और उसमें फ्रैक्चर्स वगैरह है और उसके साथ पेशेंट आ रहा है, और विदाउट फ्रैक्चर्स के केसेस है। तो समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया सर्वाइकल वर्टेब्रल सेगमेंट, राइट साइड से डिस्क बाहर आई है तो ग्रेड 5 कंडीशन रहते हैं। थोरेसिक से बाहर आई है, 5 कंडीशन रहते हैं। लंबर में 5 कंडीशन। कॉक्सिजिनियल पेन, कॉकिक्स जब पेशेंट का शिफ्ट होता है, कॉकिक्स में पेशेंट को इंटरवर्टेब्रल डिस्क रहती नहीं है। सर्वाइकल में स्पाइना बाइफिडा, दो तरह के स्पाइनस प्रोसेस रहते हैं सर्वाइकल स्पाइन में। इधर देखिए, सर्वाइकल in the there is two spinous processes, cervical C1 to C7, there are two spinous processes। ग्रेड 2 में डेल्टोइड, सर्वाइकल में सेकंड सेगमेंट जो रहता है सर्वाइकल का वो डेंस प्रोसेस रहता है वहां पे। और C3 से लेकर C7 तक टू स्पाइनस प्रोसेसेस रहती है। एक इधर आप देखोगे, बहुत पेशेंट आपके पास आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, और एक मिलता है भ्रम, डिजीनेस, बिकॉज ऑफ कैरोटिड आर्टरी पिंच हो जाती है। ये दोनों जगह से पोर्चा ऑप्टिमल से कैरोटिड आर्टरी जाती है, और वो कैरोटिड आर्टरी जो है वर्टेब्रल सेगमेंट सर्वाइकल स्पाइन पीछे आने की वजह से, देखो ये लाल कलर का कैरोटिड आर्टरी है, वो पीछे आने की वजह से बहुत बार पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन और डिजीनेस रहता है, भ्रम।
उस भ्रम में दो प्रकार है, एक वातज भ्रम और वातज पित्तज भ्रम। वातज भ्रम में पेशेंट बोलता है मैं खुद गोल गोल घूम रहा हूँ, मैं खुद गोल गोल घूम रहा हूँ। और वात पित्तज भ्रम में पेशेंट को लगता है मेरे सामने वाला सब घूम रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ध्यान में रखना आयुर्वेद के हिसाब से। वातज भ्रम, वातज पित्तज भ्रम। वातज भ्रम में आप दशमूल शीर्षक दोगे, वात पित्तज भ्रम में आप सुचक्कर रस दोगे। सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन में सेम ग्रेडेशन मिलते हैं। लंबर स्पाइन में L1 से L5 तक आपको सेम पैटर्न मिलता है। उसके बाद कॉकिक्स, कॉकिक्स में आपको बहुत बार कॉकिक्स जब शिफ्ट होता है पेशेंट का, कॉकिक्स जो है वो आगे की तरफ जाता है, कुछ पेशेंट का पीछे की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द राइट साइड जाता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जाता है। मिस अलाइनमेंट बोल, मिस अलाइनमेंट, आगे की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाना, राइट साइड, लेफ्ट साइड। उसके वजह से बहुत पेशेंट को हिल पेन रहता है, कुर्च शीर शूल, ये सिम्टम्स दिखाई देता है बिकॉज ऑफ कॉक्सिडियन सबलेक्सेशन। और बहुत पेशेंट में हाफ ब्रेन, हाफ शीरशूल रहता है बिकॉज ऑफ कॉक्सिजेनियल मिसअलाइनमेंट। ठीक है, ये वर्टेब्रल सेगमेंट में कौन कौन सी बीमारी होती है ये सिर्फ ग्रॉसली हम लोगों ने देखा है। हम एक एक चीजें अभी सब देखेंगे। तो साइटिका, स्लिप डिस्क और स्टीनोसिस, तीन चीजें लेकर पेशेंट हमारे पास आता है। L4 में पेन रहेगा पेशेंट में, L3 में पेन रहेगा ड्यू टू L3 नर्व रूट। पेशेंट में थाइज में पेन रहता है, थाइज पार्ट, फर्स्ट वन थर्ड पार्ट ऑफ द थाइज, एंटेरियर पार्ट ऑफ द थाइज में पेन रहता है। L4 में पिंडरियों में, गैस्ट्रोनिमियस मसल में पेन रहता है टुवर्ड्स द लैटरल साइड, टुवर्ड्स द मीडियल साइड। L5 हील में पेन रहता है, तो S1, इस सबलेक्सेशन S1 का नोबुल पिंच रहता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कहाँ पे पेशेंट को पेन है और कौन सी नवरूप उसकी मिस अलाइनमेंट हुई है। हमेशा सिर्फ कटी शूल ऐसा निदान मत करो आज से। आप पेशेंट का एक्सरे देखोगे, एक मैं एक्सरे आपको शेयर करता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा थोड़ा सा। ये देखो एक्सरे देखिए आप, कभी भी एक्सरे पेशेंट का देखोगे, आवाज आ रही है सबको ठीक से? सर आवाज आती है? क्लियर है आवाज? साउंड इज क्लियर? सर अनम्यूट करा दो मला. हा येते आवाज येतोय. हाँ, ये देखो, आप हमेशा कोई भी एक्सरे देखोगे तो एक सैंपल के लिए मैंने अभी जो मेरे मोबाइल में थे वो ऑब्चुरेटर फोरामेन का डायमीटर हमेशा देखना है। राइट इलियम, लेफ्ट इलियम और स्पाइनस प्रोसेसेस देखेंगे। दूसरा एक्सरे लेता हूं मैं, दिस इज द बाम्बू स्पाइन। आप सैक्रोइलियक जॉइंट देखिए, ऑब्चुरेटर फोरामेन देखिए। दिस इज द केस ऑफ एंट्रोलिस्थेसिस ग्रेड 2। L5 का सेगमेंट आगे आया हुआ है। ये देखो, सी द ऑब्चुरेटर फोरामेन राइट साइड, राइट इलियम देखिए, लेफ्ट इलियम देखिए और स्पाइनस प्रोसेसेस सभी देख लेना। स्पाइनस प्रोसेस पे मैंने डॉट लगाए हुए हैं। स्पाइनस प्रोसेस शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दिखाई दे रहा है सबको? सी अनदर एक्सरे। सैक्रोइलेक जॉइंट का अंतर हम देखेंगे, ऑब्चुरेटर फोरामेन देखेंगे, स्पाइनस प्रोसेसेस देखेंगे और इंटरवर्टेब्रल डिस्क का स्पेस देखेंगे। क्लिनिकल असेसमेंट करते समय पहले हम लोग एक्सरे देखते हैं। एक्सरे देखने के बाद पेशेंट कैसे खड़ा है वो देखते हैं।
पेशेंट कैसे खड़ा है, पेशेंट खड़ा रहते समय चारों जगह से पेशेंट कैसे खड़ा है, 6 फुट से हम लोग देखते हैं। एंटेरियर पार्ट ऑफ द पेशेंट, पोस्टीरियर पार्ट, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल। उसके बाद जिलेट टेस्ट करते हैं, जिलेट टेस्ट में कौन सा फैसेट लॉक है। स्पर्लिंग टेस्ट करते हैं, एसएलआर देखते हैं। उसके बाद एमआरआई देखते हैं कि एमआरआई में कौन कौन सी डिस्क का एपिक एनोल डायमीटर कितना है। और उसके बाद एक डायग्नोसिस करते हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से कि ग्रहणी, अर्श, अतिसार, ज्वर, धातुशयजन्य, अवरोधजन्य क्या है। और उस हिसाब से फिर विसरल जनरल लिसनिंग करते हैं। जनरल लिसनिंग में सर के ऊपर हाथ रखते हैं, सी द ऑर्गन, कौन से ऑर्गन इम्बैलेंस है, कौन से ऑर्गन बैलेंस में है, वो देखते हैं। उसके बाद वी गो फर्दर द नर्वोस्कोप से टेस्ट करते हैं। नर्वोस्कोप इज द वन, नर्वोस्कोप एक मशीन है, उससे हम लोग नव का टेम्परेचर चेक करते हैं। ए स्मिता, नर्वोस्कोप देना। नव का टेम्परेचर देखते हैं कि एट एक्चुअल नर्वोस्कोप से राइट साइड का नव का टेम्परेचर कितना है, लेफ्ट साइड के नव का टेम्परेचर कितना है। वो देखने के बाद सर्वाइकल से लेके कॉकिक्स तक पूरा टेम्परेचर चेक करते हैं कि कहाँ पे इन्फ्लामेशन है अभी। और इन्फ्लामेशन है इसका मतलब है वहां पे फैसेट लॉक है, फैसेट लॉक है इसका मतलब है वहां पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क इन्फ्लाम है। मैं आपको नर्वोस्कोप भी दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज द नर्वोस्कोप। जीरो इज नॉर्मल। पेशेंट से सर्वाइकल से लेके लंबर तक, कोकिक्स तक हम इसको लगाते हैं। दोनों जगह का टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर लेने के बाद देखते हैं कि दिस इज द एक्यूट पेन, दिस इज द क्रोनिक पेन, और दिस इज द क्रोनिक सबलक्सेशन और एक्यूट सबलक्सेशन। ये पता चलता है नर्वोस्कोप की वजह से कि पेशेंट का व्याधि डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना जरूरी है। बहुत बार पेशेंट कम से कम 7-8 बीमारी लेके हमारे पास आता है, और उसमें से अभी होने वाली तकलीफें उसको किस वजह से है, प्राइमरी फॉल्ट, सेकेंडरी फॉल्ट, उपद्रव कौन से है व्याधि के, उस हिसाब से पूरा देखने के बाद एक निदान किया जाता है। और उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट में ये सबको पता चला। इधर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बोलो। एनीवन डाउट हियर अप टू? किसी को डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना, तो मैं आगे जाता हूँ। नर्वस को भी सिंपल सर, सीव दोनों जगह पे नव रूट्स है हमारे, राइट साइड लेफ्ट साइड। आप देखोगे, ये देखो, वो साइड नव रूट्स है। ये नव का टेम्परेचर गिनता है, आपको सिर्फ नव को लगाना है। एक वीडियो मेरे पास रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अभी शो।
ये लेफ्ट साइड काटा जा रहा है, देखिए। क्लिनिकल इंटरपोर्ट नेरोस्कोप का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता चलता है कि एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक सबलेक्सेशन है, कितने दिन से नवरूट पिंच हुई है। एक ध्यान में रखना, कभी भी डिस्क बाहर आती है तो एक ही ट्रॉमा में डिस्क बाहर आती है, ऐसा नहीं है कि डिजेनरेटिव होके होके डिस्क बाहर आती है। डिस्क जो बाहर आती है, न्यूक्लियस पल्पस बाहर आता है, वो एक ही वाई पहले मैकेनिक समझ लो। न्यूक्लियस पल्पस का, न्यूक्लियस पल्पस जो बाहर आता है वो विद इन 1 सेकंड थ्री मूवमेंट एक साथ होने के वजह से डिस्क बाहर आती है। दिस इज द न्यूक्लियस पल्पस। न्यूक्लियस पल्पस कम अवे बिकॉज ऑफ इन 1 सेकंड इफ पेशेंट मूव थ्री मूवमेंट एट अ टाइम, एंटेरियरली, bend forward, right side and come out left side at that time within a second, तीन मूवमेंट एक साथ पेशेंट कर रहा है तो ही गाड़ी बाहर आती है, स्लिप डिस्क होता है। अदरवाइज स्लिप डिस्क होगा नहीं किसी को। मैकेनिक्स ऑफ डिस्क हर्निएशन, 1 सेकंड में पेशेंट 3 बार मूवमेंट करता है तो ही डिस्क बाहर आता है, अदरवाइज पेशेंट का बाहर डिस्क आता नहीं, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं होता है कि डिजेनरेटिव धीरे 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 डिस्क बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डिस्क का मैकेनिक्स क्या है, ग्रेडेशन ऑफ द सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर पेन में क्या रहता है। ग्रेडेशन 5 तक पेशेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट पार्ट अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग यहाँ पे पहली बात है कि सब लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो करते हैं हम लोग, उसमें दवाइयाँ जो है वो बेसिकली 3-4 चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। पेशेंट को कटिशूल और कटिग्रह, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से आयुर्वेदिक दवाइयाँ में इस्तेमाल करते समय अलग अलग दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरी दवाइयाँ जो पैटर्न है वो बेसिकली हम लोगों ने नाड़ी के ऊपर उसको बैठाया है। समान, प्राण, उदान, वैन, धातु की नाड़ियाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। दवाइयाँ थोड़ी बताता हूँ, उसके बाद में पंचकर्म का पाठ हम लोग क्या कर सकते हैं वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली पीपीटी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करता हूँ बाद में। पीपीटी यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो। ये देखो, एक हमेशा ध्यान में रखना, आपको कुछ पहले पेशेंट से बात करके समझ के लेना है कि पेशेंट क्या बात कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट का हम सुन के ही नहीं लेते हैं। पेशेंट हमेशा बात करता है कि मेरे को यहाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। एक मैं दिखाता हूँ आपको छोटे से वीडियो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है कि एक्चुअल पेशेंट में तकलीफें क्या होती है। सी है, हाथ देखो पेशेंट का। पूर्ण खाली असं पाठ करून दाखवा मला. हां, ह्या साईडचं जे आता आहे जिथून जिथून ह्या वरून असं खाली बघा, उद्यापासून खालीपर्यंत जाते. ही दोन्ही साईडला जाते.
इकडून कमी जसं राईट साईडला जादा आहे कंबरेचं सेक्शन थाय पोटी असं पेशेंट बहुत टिपिकल बताता है. दाखवा कसं दुखतं हे पाठ माझ्याकडे करून दाखवा हे दुखतंय हे थाय हे पोटरी मसल्स दुखतात. त्यांना हा पाय जड पडतो आणि दुखतो माझा आणि आता ही बारीक बारीक इकडे पण दुखायला लागली ह्या साईड पण जास्त त्रास हा आहे मला 1.5 वर्षापासून हा पूर्ण पाय बधीर होतो आणि दुखतो जड पडतो पूर्ण हे दुखतो पाय पण दुखतो पूर्ण टाच असं आल पडते टाच ओके अजून सी हियर, पांचों फिंगर से दबा रही है वो. ये देखो, वापस दिखाइए ये पोर्शन ये देखो. और ये पोर्शन ओके दिस इज द धातु शेजन. एक पॉइंट दिखाया जाइए, एक ही पॉइंट को जब पेशेंट दिखाता है तो वो समझ लेना मला कसं दुखतं दाखवा हां कि वो अवरोधजन्य है. ये देखो, ये दबा के दिखाई रही है, इसका मतलब समझ लेना वो धातु शेजन्य है. हां कुठून कुठेपर्यंत दुखतं ते कुठून कुठे होतं आत्ता काय होतं पहिला इथपर्यंत होत होतं हां आता हा इथं दुखतो. ओके पहिल्यापेक्षा किती कमी झालं 35 तुम्हाला काय काय होतं सांगा पेन काय काय का हां सर मान पूर्ण दुखते. हां ही मुवमेंट आता मागच्या वेळेसपासून थोडीशी मुवमेंट व्हायला लागली हां पण दुखणं नाही बंद झालं. मुवमेंट वाढली माझी. ओके अजून तुमचे योगा करत असताना हा हात आपला जॉईंट होतो ओके पण हा हात नाही होत. ओके हा शोल्डर आणि हा पार्ट जास्त दुखतो. हां इथे अजून थोडं खाली हां त्या स्पॉटला कुठल्या स्पॉटला एक्झॅक्ट स्पॉट हे डाव्या पायात ट्रेडमिलवर खूप चाललो होतो मी. हां परत दाखवा मला नाही समजलं ऐसे पेशेंट आप जब बात करेंगे पेशेंट से तो ध्यान में आता है कि एक्चुअल पेशेंट को तकलीफ कहाँ पे है. हमेशा ध्यान में रखना, हर एक पेशेंट आपको पूरी चीज बताता है लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं है. बहुत बार हम लोग पेशेंट हमको जानकारी बहुत कुछ देता रहता है लेकिन हमारा क्या रहता है, हम एक दिमाग में स्टिकर लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग नायोग्राज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे केशर गुगु इस्तेमाल करेंगे. वैसा मत करो कभी भी. यू always listen carefully and see the patient always for 4 direction. पेशेंट कैसे चलता है वो देख लेना. हमेशा पेशेंट को आंख बंद करके चलने को बोलना, आंख खोल के चलने को बोलना. हमेशा पेशेंट कैसे खड़ा है, एक और 2 3 4 फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि ये पेशेंट देखो, ट्रीटमेंट के पहले का फोटो है. ये सेम डे ट्रीटमेंट का आफ्टर 4 आवर. हाउ पेशेंट खड़ा कैसे है देखो. राइट साइड इज कॉम्प्रेस, लेफ्ट साइड इज मोर ओपन. Before start the session, after same day. हमेशा पेशेंट को चारों जगह से आप देखना स्टार्ट करो कि पेशेंट क्या बात कर रहा है, वो सुनना है. बहुत एक्यूरेटली सुनना है कि पेशेंट क्या बात कर रहा है और क्या दिखाई दे रहा है. कि पेशेंट हमेशा हमको है ना बताता है, क्लियरली डायग्नोस वही करके देता है लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं है. हम लोग हमारे दिमाग में पहले से मेडिसिन का स्टार्ट करते हैं कि क्या मेडिसिन देने हैं, या कुछ मेडिसिन से इसको ये पेशेंट में अच्छा लगा इसलिए वही मेडिसिन हम वापस प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं. बहुत बार ये गलतियां हम लोग करते हैं. एक ध्यान में रखना, हमेशा पहला पेशेंट का सुन लो, आपका एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस लेके आ जाइए और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दे दो. पेशेंट फेल नहीं होता है. आज तक हम लोगों ने मोर देन 10,000 के स्टडी डिस हर्निएशन के हो गए, उसमें से 3,000 लोगों के एमआरआई मेरे पास है बिफोर आफ्टर की पूरा डिस अंदर चले गए.
तो एक ध्यान में रखना, ये हो गया इधर तक हमारा डायग्नोसिस का पार्ट। उसके बाद अभी ट्रीटमेंट पार्ट पे हम आते हैं। पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं या क्या देते हैं उसके बारे में मैं बोलता हूँ। मांसगत वात डायग्नोसिस किया है तो वहां पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सर्वांग शूल, अंग गौरवता, शूल, दौर्बल्य, अंग ग्रह। उसमें सिर्फ प्लेन योगराज गूगल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मांसावृत्त व्रात है, कठिनता है, वैवर्ण्य पीड़िका है, शोथ है, अंगहर्ष है, सर्वांग छिमछिमायन है। यहाँ पे हम लोग कांचनार गूगल इस्तेमाल करते हैं। स्नायुगत वात और वात कंटक जैसे लक्षण है पेशेंट में, कॉन्केवसिटी आई है, स्पाइन में कॉन्केवसिटी आई है, स्पाइन टेढ़ा हुआ है, पक्षाघात जैसे सिम्टम्स है, वहां पे हम लोग एकांगवीर रस, महायुगराज गुगुल, रासना सप्तक काढ़ा, ये सब पीपीटी में मैंने लिखा है। वो पीपीटी आपको थोड़ी देर के बाद मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में। उसके बाद आदमान और मांसगत शूल, ये बहुत बार पेशेंट में दिखाई देता है लक्षण, एक ध्यान में रखना। बहुत पेशेंट में ये सिम्टम दिखाई देता है। अभी समान वायु दृष्टि के वजह से कटिशूल, ये 60% पेशेंट में आपको दिखाई देगा। तो आप उसमें लवण भास्कर चूर्ण, शंख भस्म और हिंगवाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू आपके कंडीशन के हिसाब से आप करते हो। मैं यहाँ पे शंख भस्म का बहुत इस्तेमाल कटिशूल में करता हूँ। कटिग्रह, मन्याग्रह और मांसगत शूल है तो वहां पे ग्रह की अवस्था में, स्टिफनेस की अवस्था में हम लोग महावात विध्वंस रस, त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल, सिर्फ प्लेन दो ही चीजें इस्तेमाल करते हैं। मैं दवाइयां बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, एक बार दो ही, एक गोली एक पाउडर, बस खत्म। कटिशोथ, मन्याशोथ और मांसगत शूल है उस अवस्था में पूर्णनवा मंडू और रासना बिलुगुल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आमवात और मांसगत शूल, वहां पे सिंहनाथ गुगुल और आम वातारी वटी। वात रक्त जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वात रक्त है और मांसगत शूल और कटिशूल है, तो वहां पे हम लोग केसर गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। वातज मांसगत तीव्र शूल है और एक्यूट कंडीशन है, पेशेंट एक्यूटली आज मेरे 4-5 दिन से है मेरे को पेन चालू हुआ है, ऐसी कंडीशन का पेशेंट रहेगा तो हम महायोगराज गूगल इस्तेमाल करते हैं। पंचामृत लोह गूगल इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट कंडीशन में 3-4 दिन से पेन हुआ है, आमजन्य पेन है, स्टार्ट पंचामृत लोह गूगल, वेरी गुड रिजल्ट। क्रोनिक पेशेंट को 2 साल, मोर देन 4 वीक्स, मोर देन 10 वीक्स, मोर देन 1 ईयर पेशेंट को तकलीफ है तो वी गो फॉर द योगराज गूगल। वात पित्तज मांसशूल है तो वहां पे हम लोग सूत शेखर रस का इस्तेमाल, मांसगत शूल, कटिशूल और मन्याशूल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पित्तज शूल है, टिपिकल पित्त शूल है, वहां पे हम लोग मोती युक्त कामोगिरा रस और चंद्रकला रस का इस्तेमाल करते हैं। कफज, कटिशूल, कफज, मन्याशूल रहेगा। पंचामृत लोह गुगुल, विष तिंदुकादि वटी का इस्तेमाल करते हैं। आपके जो क्वेश्चन चैट में है उसका भी आंसर मैं दूंगा। रक्तज मांसगत शूल है, टिपिकल रक्तज मांसगत शूल है, उसमें हम रक्त पित्त की जैसी चिकित्सा अमृता गुगुल और लोह गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। अगंतुज मांसशूल है, भग्न है, वहां पे हम लोग आपा गुगुल, लाक्षादी गुगुल और गंध तेल का इस्तेमाल करते हैं। धातु शैजन्यवात है, वहां पे गृहन चिकित्सा, बृहत्वात चिंतामणि रस, दशमूल शिरपाक, अश्वगंधा, कवच भी, बला, नारायणी, अश्वगंधा का शिरपाक, इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक ध्यान में रखना, दशमूल ये बहुत बड़ा कल्प है, हमेशा आप अलग अलग उसका शिरपाक, उसका काढ़ा, उसका नस्य, उसकी धारा, उसका बस्ती, बहुत तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कटिगत वात है और मांसगत शूल है, वहां पे हम त्रयोदशांग गुगुल, रसराज रस, स्वर्ण भूपति रस। विष जन्य अवस्था है, पेशेंट ने बहुत स्टीरॉयड ड्रग लिए है, एपिड्यूरल ब्लॉक लिए है और कुछ अलग अलग इंजेक्शन स्टीरॉयड के लिए है और उसके वजह से विष और मांसगत शूल रहेगा तो सुवर्ण राज वंगेश्वर रस का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में
कृशता है तो भ्रूण चिकित्सा, भ्रूण आमजन्य कंडीशन है तो नवायस लोह, मेदोहर गुगुल ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वहां पे अमृता गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीपीटी मैं आपको ग्रुप पे शो भेजता हूँ। पीपीटी अभी ज्वाइन नहीं हो रही है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। उसके साथ में ए चिकित्सा जो है पेट में की भ्रूण चिकित्सा, धातु शैजन्य चिकित्सा और अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने अभी जो जो आपको कंडीशन बोले हैं उस हिसाब से हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। उसके साथ अभी मैनुअल थेरेपी हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में अब बताता हूँ। पहली ट्रीटमेंट जो है मर्म चिकित्सा, मर्म पीड़न, मर्म बंध, दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग करते हैं। वर्म और मर्म कुछ शरीर में अलग अलग प्लेक्सस है। जहाँ पे सैक्रल प्लेक्सस है वहां पे मर्म स्थान आया हुआ है। जहाँ पे लंबर प्लेक्सस है वहां पे ब्रेकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस। जहां जहां पे 6 से 7 9 एक साथ आई है उसके साथ आर्टरी और वेन आई है वहां पे मर्म स्थान है। वहां वहां पे पीड़न करना, वहां पे ग्लाइड देना, वहां पे खींचना, बांध के रखना, अलग अलग चीजें मर्म चिकित्सा के दौर पे हम लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फेशियल मैनिपुलेशन। फेशियल मैनिपुलेशन जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग ग्रेविटी, पेशेंट का ग्रेविटी आपने बोला कि देखने के बाद क्या पता चलता है, तो टोटल 10 ग्रेविटी लाइंस बॉडी में है। पहला लाइन जो है ब्रेथ लाइन, पेशेंट कैसे सांस लेता है और कैसे सांस छोड़ता है। पेशेंट कैसे सांस लेता है कैसे सांस छोड़ता है वो चारों जगह से देखना है। पेशेंट का एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेशेंट का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेशेंट का राइट लैटरल, पेशेंट का लेफ्ट लैटरल पार्ट ऑफ द बॉडी से हम लोग देखेंगे पेशेंट कैसे सांस ले रहा है कैसे सांस छोड़ रहा है। उसके बाद पेशेंट कैसे वॉक कर रहा है, पेशेंट आंख बंद करके कैसे वॉक कर रहा है। पेशेंट आंख बंद करने के बाद देखोगे पेशेंट पूरा जहां पे उसका ग्रेविटी पुल होता है वहां पे ही जाता है। आप ये लेक्चर होने के बाद ये लेक्चर मेरा खत्म होने के बाद आप ग्रेविटी खुद की खुद देख लेना, आंख बंद करके चलना है। तो उसके बाद हम फेशियल लाइन के ऊपर काम करते हैं। जहां जहां पे फेशियल लाइन पेशेंट की शॉर्ट है, मतलब वन एक दिन में हम 130 मसल के ऊपर काम करते हैं। जहां पे ब्रेथ लाइन, फुट लाइन, लैटरल लाइन पेशेंट की, आप उस हिसाब से भी आपका पंचकर्म का स्नेहन स्वेदन कर सकते हो। एक ध्यान में रखना, हमेशा पूरे शरीर को स्नेहन स्वेदन करने से एक लाइन का स्नेहन स्वेदन करोगे तो बहुत अच्छा। एनाटॉमी ट्रेंड्स नाम की एक किताब है उसमें अलग अलग ग्रेविटी की लाइन बताई हुई है। उसमें एक एक लाइन के ऊपर हम पेशेंट को स्नेहन करेंगे। एक एक लाइन के ऊपर मतलब क्या है, आज कोर मतलब इंटरमीडिएट लाइन के जितने भी मसल है उधर ही हम सिर्फ स्नेहन करेंगे। एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को ही सिर्फ स्नेहन करोगे, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द चेन ऑफ द बॉडी को ही स्नेहन करेंगे, सिर्फ फुट चेन ओपन करेंगे। ऐसे सोच के भी हम पंचकर्म करवाते हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद जो है एनाटॉमी ट्रेंड्स, बुक का नाम है एनाटॉमी ट्रेंड्स। ये बुक मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं आपको सर को मैं भेजता हूँ, चौहान सर को, आप वो किताब ले लेना। नहीं तो जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप का एक लिंक ये ग्रुप में भेज दो, एक ग्रुप बना दो, उस ग्रुप में मैं सब आपको भेजता हूँ चौहान सर। उसके साथ आगे जाके हम लोग क्रायोप्रैक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। क्रायोप्रैक्टर का मतलब है जिस बोन मिस अलाइन हुआ है वो सेगमेंट को स्पेसिफिक राइट साइड लंबर L4 का स्टीनोसिस है, पैसेट कॉज L4 है, नहीं तो कभी कभी L3 भी रहता है। एक ध्यान में रखना, हमेशा जहाँ पे डिस्क बाहर आई है वो कॉज नहीं रहता है, कॉज हमेशा अलग रहता है। तो हम जो सेगमेंट जिलेट टेस्ट पॉजिटिव है वहां पे क्रायोप्रैक्टर का सेशन देते हैं, बोन जो मिस अलाइन हुआ है उसको सीधा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द क्रायोप्रैक्टर ट्रीटमेंट। सोड थोडा जेवण केलंस का तू सोड थोडा
जेवण केलंस का तू? पूरी खाली गई. Yes, relax. दिस इज द स्पाइन एडजस्टर. आकर. इसको स्प्रिंग रहती है. 45 न्यूटन प्रेशर से बोन को अंदर ढकल सकते हो. टीएमजे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे. पूरी खाली गई. Yes, relax. आकर. अकॉर्डिंग टू पेशेंट का एज हम लोग उसका प्रेशर कम कर सकते हैं. श्वास सोडा. शरीर मोकळं. रिलॅक्स. श्वास घ्या. सोडा. ऐसे दिस इज द स्पाइन एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट. दिस इज द स्पाइन एडजस्टमेंट. उसके बाद हम लोग आयंगार योगा पेशेंट में देते हैं. उसमें अलग अलग सर्वाइकल के लिए आसन करवा के लेते हैं. सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ऑनलाइन जूम पे योगा रहता है. जिन डॉक्टर लोगों को जूम पे ज्वाइन करना है मेरे को बोल दो, मैं उनकी लिंक आपको ग्रुप पे भेजता हूँ. आपको जिनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए. योगा से भी बहुत पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इस्टम, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन. इस्टम के प्रोब रहते हैं, उससे हम लोग अलग अलग मसल के नोड्स जो है जहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ है. बहुत बार पेशेंट का जब डिस्क बाहर आता है तो आजू बाजू के मसल्स, सॉफ्ट टिश्यू, डीप टिश्यू फाइब्रोसिस होते हैं, कड़क होते हैं. उनको डिजोल्व करने के लिए इस्तम नाम का ट्रीटमेंट किया जाता है. पुराने जमाने में हमारे वैद्य लोग, वर्म चिकित्सा के लोग जो है वो लाटन का उपयोग करते थे. लाटन जो चपाती बनाते हैं ना, बेलन बोलते हैं मराठी में. वो लाटने से मसल का फाइब्रोसिस निकालते थे. और बहुत कुछ जो पुरानी वैद्य की परंपरा में उसका इस्तेमाल अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं. उसके साथ नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज विसरल मैनिपुलेशन और न्यूरल मैनिपुलेशन. विसरल मैनिपुलेशन पे हम लोग पेशेंट के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और चेक करते हैं कौन सा ऑर्गन मिसअलाइन हुआ है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं. देन वी वर्क ऑन, पेट के ऊपर हाथ रखते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस की तरफ और देखते हैं कौन सा विच लिगामेंट इज टाइटन इन द स्टमक, इन द किडनी, इन द लीवर, इन द डिओडिनम, इन द पैनक्रियास. विच ऑर्गन इज मिसअलाइन, विच ऑर्गन की मोटिलिटी नहीं हो रही है. ये सब इट इज अ वेरी वेरी प्रिसाइज नॉलेज. ऐसा नहीं है कि तुक्का मार रहे हैं. दिस इज नॉट अ तुक्का मेथड. दिस इज अ वेरी प्रिसाइज मेथड ऑफ विसरल मैनिपुलेशन. आप पेशेंट का एग्जैक्ट देख सकते हो कि विच ऑर्गन इज नॉट अलाइन. हमारे जमाने में, पुराने जमाने में हम लीवर दर्शन परीक्षा करते थे. हम लोग अभी वो सीखे नहीं है. लेकिन जब मैंने विसरल मैनिपुलेशन कोर्स किया, एवरी ऑर्गन आई पाल्पेट, एवरी ऑर्गन का मेरे को मोटिलिटी पता है, एवरी ऑर्गन का मोबिलिटी पता है. वी कैन वर्क ऑन दैट. विसरल ऑर्गन आप देखोगे, सीकम टाइटन हुआ है तो बहुत बार सीकम टाइटन होने की वजह से राइट साइड का पेन होता है पेशेंट में. स्टीनोसिस होता है ड्यू टू सीकम. एंड सीकम आप देखोगे, पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोतास्त्री स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता. पक्वाशय फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. सीकम पेशेंट का ठीक नहीं रहेगा तो बहुत बार राइट साइड स्टीनोसिस मिलता है पेशेंट में. मेजेंट्रिक रूट्स, मेजेंट्रिक रूट्स पता है, मेजेंट्रिक रूट के वजह से 99% केस में पेन रहता है. आप मेजेंट्रिक रूट को फ्री करोगे, पेशेंट का पेन चला जाएगा. हाउ यू मेजेंट्रिक रूट? मेजेंट्रिक रूट स्नेहन करो अच्छी तरह से पेशेंट के इन द विसरल पार्ट बिलो द अम्बेलिकस. मेजेंट्रिक रूट को अपन ओपन करोगे तो पूरा पेशेंट का पेन फर्स्ट डे चला जाता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग विसरल मैनिपुलेशन के बाद न्यूरल मैनिपुलेशन. स्पाइनल कॉर्ड जो है, बहुत बार कुछ पेशेंट में शॉर्टन हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या बड़ी हो जाती है. स्पाइनल कॉर्ड बता रहा हूँ, ड्यूरा मैटर, तो उसका मैनिपुलेट भी हम लोग करते हैं. स्पेसिफिक सैक्रल फ्लेक्सस में साइटिक नर्व का मैनिपुलेशन
फीमोरल नर्व का मैनिपुलेशन, उसके बाद ब्रैकियल फ्लेक्सस का मैनिपुलेशन, सर्वाइकल फ्लेक्सस का मैनिपुलेशन हम लोग कर पाते हैं। उसका जहां जहां पे फाइब्रोसिस हुआ है, जहां पे ब्रैकियल फ्लेक्सस काम नहीं कर रहे हैं, उसको पाल्पेट करते हैं, उसका मोटिलिटी चेक करते हैं, मोबिलिटी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी वर्क ऑन दैट मैनिपुलेशन। समझ में आ रहा है? इट इज अ वेरी, ये बहुत बड़ा, आज आपको अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो 100% हमको रिजल्ट मिलते हैं। कैसे रिजल्ट आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक ध्यान में आएगा। अर्चना मैडम को बात करना है, उनको अनम्यूट करता हूँ। बोलिए मैडम, अनम्यूट करो आपको। मैं कुछ आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, व्हाट्सएप से मंगा के लिए मैंने। एक मिनट। सी हियर, इंडिकेशन हमारे जो है डिस बल्ज, डिस हर्निएशन, डिस प्रोट्रूजन, रीढ़ की हड्डी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान में रखो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आप जो भी काम कर रहे हो, एंट्रोलिस्थेसिस ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 मत लीजिए पेशेंट, कुछ फायदा होता नहीं है। बिकॉज ऑफ फैसेट टूट गया है, फैसेट ब्रेक हुआ है और बर्निंग फूड रहेगा, तो उस पेशेंट में काम लो मत। आप कितना भी स्नेह शोधन करो, बस्ती दे दो, पेशेंट ठीक होता नहीं है, वो असाध्य केस है। एंट्रोलिस्थेसिस ग्रेड 3, ग्रेड 4, अबव 70 ईयर्स, बिलो 3 ईयर्स के पेशेंट मैं नहीं लेता हूँ, साइकोसोमेटिक नहीं लेता हूँ। अभी मैं आपको बताया मर्म चिकित्सा, वर्म चिकित्सा, क्रायोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ। क्रायोप्रैक्टर में अलग अलग प्राइमर, थॉमसन, वॉन्स्टेड, कैंटल वून मेथड। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी में मैंने अभी बोला कि न्यूरल मैनिपुलेशन हम करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मैनिपुलेशन करते हैं, विसेरल मैनिपुलेशन, फेशियल मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। एनकेटी ये मसल टेस्टिंग है, जिनको कोई किसी को कोर्स करना है तो बहुत अच्छा कोर्स है, मसल टेस्टिंग का कोर्स है सिर्फ, एनकेटी। एक ध्यान में रखो, ये देखो, ये पूरा डिस्क हर्निएट हुआ है। आफ्टर 7th मंथ हम लोग महीने में एक ही बार पेशेंट को बुलाते हैं, 7 सेशन ट्रीटमेंट देते हैं। महीने में एक बार 3.5-4 घंटे का ट्रीटमेंट चलता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, 20 से 22 प्रकार के ट्रीटमेंट एक ही दिन में देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट 12 से 15 ट्रीटमेंट जाते हैं दिन में। बिफोर, ये देखो व्हाइट ड्यूरा मैटर नहीं दिखाई दे रहा है, व्हाइट मैटर दिखाई दे रहा है। सी द स्ट्रक्चर आफ्टर फर्स्ट डे। सी हियर, 3 बार लैमिनेक्टोमी करके आई थी। आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर 5th मंथ। सी हियर, एक ध्यान में रखना, लैटरल शिफ्ट इज ऑलवेज ड्यू टू डिस्क हर्निएशन। लैटरल शिफ्ट, ये जो टेढ़ा हुआ है, वो ऑलवेज ड्यू टू डिस्क हर्निएशन। सेम डे, आफ्टर 4 आवर। ये दो थी, सेम डे का फर्क है पेशेंट में। तो ऐसे अलग अलग इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें क्रायोप्रैक्टर, विसरल मैनिपुलेशन, मर्म चिकित्सा, अयंगार योगा,
ये सब इंटीग्रेटेड। उसके साथ घर पे पेशेंट को स्नेहन स्वेदन लेने को रोज का रोज बोलते हैं। पेशेंट को स्नेहन स्वेदन जो है वो रोज उनके घर में वही उन्होंने लेना है। स्टीमर लगा के नाड़ी स्वेद करने को बोलते हैं। जिस पेशेंट में धातु शैजन्य रहता है उसमें हम लोग बस्ती सजेस्ट करते हैं। 50 to 60 ml बस्ती वीकली वंस लेने को बोलते हैं अप टू 7 मंथ। ठीक है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो बोलना मेरे को। सर। संतोष सर अनम्यूट केलं मी। ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का अप्रोच है। किसी को कुछ डाउट रहेंगे या कुछ रहेंगे तो पूछ लो। विद इन 7 मंथ पूरा डिस हर्निएशन चला जाता है। सर स्पाइन मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? स्पाइन मोबिलाइजेशन मतलब है कि एक एक सेगमेंट को आपको मोबिलाइज करना है। हर एक स्पाइन का 3 से 10 mm तक उसकी खुद की मोबिलिटी रहती है। खुद स्पाइन घूमता है राइट टू लेफ्ट, ऊपर नीचे। तो आपको उसको मोबिलाइज करना है। जिस दिशा में वो जा नहीं रहा है उसको लेके जाना है। मतलब दोनों पैर खींच के ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, ये स्पाइन मोबिलाइजेशन इज अ सिंगल सेगमेंट सर। L4 का मोबिलाइजेशन आप अलग से कर सकते हो, L5 का अलग से कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ईच सेगमेंट ऑफ द वर्टेब्रल सेगमेंट का मोबिलाइजेशन किया जाता स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन मतलब अपने है। स्थान पे। स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ये पूरा 10 ग्रेविटी सीरीज है। ईडा रॉफ नाम की एक लड़की थी, उसने यूएस में नोबेल प्राइज मिला था उसको ऑन द ग्रेविटी। फेशिया, उनका कहना था कि फेशिया के वजह से मिस अलाइनमेंट होती है सब। तो फेशिया को अलाइनमेंट लाने के लिए स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन नाम की सीरीज है। पूरे 10 लेवल्स अलग अलग ग्रेविटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। 130 मसल के ऊपर काम किया जाता है एक दिन में, और अलग अलग लेवल में अलग अलग पेशेंट को 10 लेवल का पूरा चीज है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। और रोफ मेथड, डॉक्टर रोफ मेथड। रॉल्फ, डॉक्टर रॉल्फ इज ए फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। ओके ओके ओके। और विसरल मैनिपुलेशन जो बताया आपने, मतलब उसमें कोई हाथ से कुछ हिला सकते हैं ऑर्गन अपने? यस यस, वी कैन पाल्पेट दैट। और हम अपने को डायग्नोज भी करना है उसमें कि एक्चुअल में कौन सा ऑर्गन मिसअलाइन है, और उसको वापस आपको रीअलाइन करना है उस ऑर्गन को। अच्छा, आपने जो बंध चिकित्सा जो है, जैसे कि यस, आप टेपिंग टेपिंग बंद चिकित्सा में हम सर्वाइकल टेपिंग और लंबर टेपिंग करते हैं। उसमें आफ्टर मैनिपुलेशन जो बोन मिसअलाइन हुआ था उसको वापस ल्यूकोप्लास्ट से टेप लगाते हैं। डायनाप्लास्ट पूरा डायनाप्लास्ट डायनाप्लास्ट व्हाइट कलर का ल्यूकोप्लास्ट लगाते हैं 5 सेंटीमीटर का। अभी सामान्य तौर पर धरास्नालिक और बजरंगी लेप यूज किया जाता है। यस यस हम्म, यस सर। जो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू आमजन्य रहेगा तो आप लेप चिकित्सा करो, धातुशय जन्य रहेगा तो आप पिचू का इस्तेमाल करिए। नैपकिन में तेल भिगो के मुरवेन्ना तेल, पिंडर तेल और कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वैद्यों ने डिसाइड करके वो तेल का पिचू आप रोज करने को बोलते हो पेशेंट को, तो डिजेनरेटिव चेंजेस और धातुशय जन्य जैसी बीमारियों में जल्दी रिजल्ट मिले। इन्होंने पूछा है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट स्वेलिंग एंड हार्ड स्वेलिंग इन एमआरआई? अकॉर्डिंग टू, एक ध्यान में रखना, स्वेलिंग आता है वो कफजी है। और स्वेलिंग आता है तो पहली बात है कहाँ पे आता है उसको पहले वो देख लेना चाहिए। इट इज इन द स्पाइनल कॉर्ड और इट इज इन द लेग। स्पाइनल कॉर्ड में है तो वो ट्रॉमा के वजह से है, उसमें आप कांचन और गुगुल का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन द लेग्स है तो पहले पेशेंट को पूछना है कि आप बीपी की दवाइयाँ या डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हो क्या, दैट इज अ बायपेडुलर एडिमा या इट इज अ सिंगल लेग एडिमा है। बहुत बार विस्कोसिटी के प्रॉब्लम के वजह से भी एडिमा रहता है पेशेंट में। कलर डॉपलर में तो नॉर्मल है लेकिन फाइब्रोसिस हुआ रहता है अंदर सिराज ग्रंथि। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे और उसके बाद ही चिकित्सा का विचार करोगे। बस्ती का कुछ रोल है क्या कि लंबर आप लोअर
लंबैगो हो या लो लो बैक पेन है तो बस्ती का फायदा होगा। बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है उसमें। आप मुस्तारी अपन बस्ती वीकली वंस या 15 दिन में एक बार दोगे पेशेंट को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अप टू 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ आप पेशेंट को हमेशा एक ध्यान में रखना, रोज बस्ती मत दो, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। हफ्ते में एक बार बस्ती दोगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और पेशेंट 6-7 महीने तक आपके पास भी रिटेंशन में आता है, क्योंकि 7 दिन के बाद पेशेंट भाग जाता है दूसरे वैद्यों के पास या दूसरे ट्रीटमेंट के पास। पोस्चर करेक्शन की कुछ तालिका है क्या, कुछ व्यायाम अगर वो अग्रेसित किया तो ज्यादा यस, पोस्चर कर, और यस, कोई चार्ट है आपका तो वो यस, अग्रेसित यस। कीजिए पोस्चर मैं करेक्शन आपको तो मैं सामान्य आपको तौर ग्रुप पर। हाँ, ग्रुप पे भेजता हूँ। मुझे भेज दीजिए, मैं हमारे पंचकर्म संभाषक होकर ये करूंगा। किंतु बहुत चलिए। बार जो भी है राजू शारंग पानी सर, तो पोस्चर करेक्शन जो एस है स्पाइन का, वो इंटीग्रेट हम्म, करने की कोशिश करते हैं, बेसिक्स उनके ये है। और इवन श्रीधर चिपळूणकर वो भी पोस्चर करेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, स्पाइन का अगर एक जो एस एक स्टेप है। हाँ। ये देखो, अब हम लोग ब्रेन के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और चेक करते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज न्यूरल, ब्रेन की वजह से प्रॉब्लम है क्या। हम्म। सेकंड प्रॉब्लम इज ड्यू टू विसरल, विसरल ऑर्गन की वजह से है क्या। और थर्ड प्रॉब्लम इज मस्कुलोस्केलेटल। आप मस्कुलोस्केलेटर है तो आपको मस्कुलोस्केलेटर ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है। आपका डायग्नोसिस प्राइमरी फॉल्ट विसरल मिलता है। जब तक विसरल ऑर्गन अलाइन नहीं होते हैं तब तक प्राइम पीछे का स्पाइन का कर्व चेंज नहीं हो पाता। ऑलवेज विसरल ऑर्गन डिफरेंशियल में तो मोमेंटम में फैट ही ज्यादा रहेंगे ना, ऑर्गन अपने स्थान से कैसे लिगामेंट टाइट, पूरा ऑर्गन हम पाल्पेट कर सकते हैं सर। पूरा मोटिलिटी चेक करते हैं कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको पेशेंट खुद बोलता ही है। और ये पेशेंट को, दिस इज द वेरी यूनिक मेथोडोलॉजी, कि पेशेंट खुद फील करता है कि मेरी मोबिलिटी नहीं थी, अभी मोबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, इवन ब्लैडर ब्लैडर की भी। यस, यस, यस। और किसी के कोई सवाल है तो पूछ लेता हूँ। सॉफ्ट सीलिंग। और किसी के कोई सवाल है कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिए या रेज योर हैंड। और जो भी पावर पॉइंट है, देखो ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए केवल एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर पीपीटी प्रेजेंटेशन हर एक के लिए अलग अलग टॉपिक चाहिए। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, ठीक है। मगर जो भी की पॉइंट्स है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन हो या नर्व को एक्सेस जांचना हो या अवस्थानुरूप चिकित्सा देनी है, वो ये तो एनी कोर्सेस, कायरो प्रैक्टिस के बारे में कुछ बता दीजिए। एक कोई का पेशेंट, किसी का बहुत बार क्या क्वेश्चन था होता है कि यूट्यूब पेशेंट। में बहुत पॉपुलर हो चुका है वो खटक खटक खट खट आवाज आकर, कायरो प्रैक्टिस जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मतलब वो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि थोड़ा, तो कायरो प्रैक्टिस के बारे में कुछ बता दीजिए। क्रायोप्रैक्टर के दिल्ली में कोर्सेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी फॉरेन के दिल्ली में आके सिखाते हैं। जापान का एक डॉक्टर जय यामाता बोल के है, उनका कोर्स अभी दिल्ली में था पिछले हफ्ते में। बहुत लोग अभी इंडिया में आके सिखा रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरी इच्छा है कि अलग अलग कोर्सेस आप करिए, आपका नॉलेज की जो डेप्थ है वो बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरे अभी 30-40 कोर्सेस हो गए, जिसमें ये क्रायोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ, रोल्फर, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन, विसरल मैनिपुलेशन, न्यूरल मैनिपुलेशन, जो आपको समय मिले उस हिसाब से एक एक कोर्स करो, उसकी मास्टरी लाओ, फिर दूसरा कोर्स करो। इसको टाइम देना चाहिए। मैं मेरे लाइफ में 2006 से ये सब कर रहा हूँ, अभी 2023 में भी मेरे अलग अलग कुछ कुछ कोर्सेस अभी भी चालू है। एक एक कोर्स करो, उसकी मास्टरी लाओ। सर वो फ्लिकरिंग होता है वो बहुत बार फेशियल नर्व स्टिमुलेशन के कारण, ट्राइजेमिनल न्यूरल जैसा जैसा, तो ऐसे फ्लिकरिंग जो होता है आंखों में ड्रूपिंग जैसा हो जाता है, उसमें क्या चिकित्सा है? एक्चुअली सर क्या है, देखो, रूट कॉज जब तक पता नहीं चलता है, एक ध्यान में रखना, हमेशा डिफरेंशियल फेशियल नर्व डायग्नोसिस पर नहीं फेशियल होते। नर्व इन्फ्लेमेशन फेशियल रूट नो कॉज। इज ड्यू टू विसरल, ड्यू टू ब्रेन सेरेब्रल फ्लक्स का मोबिलिटी नहीं है तो भी होता है।
TMJ का प्रॉब्लम है तो भी होता है। एक ध्यान में रखना, इट इज अ वेरी वेरी, ये ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं है। हम्म। You have to diagnose, you have to feel, you have to check that organ is aligned or not aligned, that vertebra is aligned or not aligned. It is a 100% ethical knowledge। ऐसा नहीं है कि और हम बता सकते हैं पेशेंट को कि ये देने के बाद ये 100% ठीक होगा, नहीं होगा ही ठीक, क्योंकि हम लोग रूट आपने कॉज जो पे गन डायरेक्ट काम गन करते हैं। गन जो बताई थी उसमें थोड़ा सा आप खट खट आवाज करके वो अलाइन यस यस कर रहे थे। यस। गन गन कौन सी थी? हाँ। तो स्पाइन एडजस्टर है उसको, जेटेक जेटेक कंपनी यूएस का कंपनी है, वो बनाती है स्पाइन एडजस्टर, उसको नाम से वो मिलती है बाहर मार्केट में। कुल मिलाकर इसमें आयुर्वेद का दायरा मर्मपीड़न चिकित्सा और बंध चिकित्सा तक सीमित है, और बस्ती या अभ्यंतर चिकित्सा तक। ठीक है सर, आप प्रकाश सिंह राजपूत जी को होस्ट बना सकते हैं क्या? वो है क्या अभी? एक एक है, तो, सर उनको को अनम्यूट होस्ट करिए बना आपको, दो प्रकाश ताकि। सर, प्रकाश सर आपको अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो जी सर, जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। नमस्कार आप सर, कितने? डॉक्टर प्रकाश। थैंक जी जी जी। सर थैंक यू सो मच, वैद्य विराज भंडारी सर। आपने ज्वाइन किया, हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज विश्व आयुर्वेद परिषद संभाषा में हमारे सभी श्रोताओं के लिए इतना अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया। और स्पाइन डिसऑर्डर और ये सब आज के समय में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास इसके बहुत सारे पेशेंट हैं और काफ़ी कुछ हमको इससे सीखने को मिला आज। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा विश्व आयुर्वेद परिषद की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट प्रोफेसर गोविंद शुक्ला सर, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर महेश व्यास सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वाई सी मिश्रा सर, एंड नेशनल कन्वीनर जो सभी संभाषाओं के हैं प्रोफेसर नवीन शुक्ला सर, एंड विश्व आयुर्वेद परिषद पंचकर्मा जो संभाषा टीम है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसके नेशनल कन्वीनर हैं प्रोफेसर आर के गुप्ता सर, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेशनल को कन्वीनर प्रोफेसर संतोष चौहान सर जो हमारे साथ पूरे समय बने हैं और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चेतन गुल्हाने सर, को कोऑर्डिनेटर रशिन सर, एंड सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस संभाषा परिषद को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी श्रोताओं का जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किए। और वैद्य विराज भंडारी सर का फिर से एक बार कि आपने हमारी सभी जितनी भी शंकाएं थी उनको भी दूर किया और एक बहुत अच्छा लेक्चर हमारे लिए यहाँ पे दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे तो आप जरूर, हमें उम्मीद है कि आप हमारा इनविटेशन फिर से स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए। यस यस। ठीक है, और जो भी पोस्चर करेक्शन की तालिका और पीपीटी अगर हो सके तो अग्रेषित कीजिए। ठीक है। मैं भेज देता और हूँ। हाँ, वो पोस्चर करेक्शन का जो आसन है ना वो